मैं अमित आप सबका सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जलप्रपात से शुरू करेंगे। एमसीक्यू का यह सीरीज जो है ये आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जेएसएससी सीजीएल में आपको कहीं ना कहीं इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। झारखंड के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स से एक चीज़ पढ़ना है आपको योजना। तो इस एमसीक्यू सीरीज़ के बाद आपको इकोनॉमिक्स की योजना वाली वीडियो भी अवेलेबल करा दी जाएगी और उसके बाद हम लोग उड़ान का एमसीक्यू देखेंगे और मनीष रंजन का, और फिर हम लोग हिस्ट्री और झारखंड में जो विविध वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग जलप्रपात को शुरू करते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये ऊंचा जलप्रपात जो है वो है सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जो कि आपका 143 मीटर की ऊंचाई है और अगर फीट में तो 469 फीट। इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है 143 मीटर और 469 फीट है और यह जलप्रपात आपका लातेहार ज़िला में अवस्थित है। लातेहार ज़िला में महुआ डांड प्रखंड में, और प्रखंड हेडक्वार्टर से यह 14 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात का जो दूसरा नाम है वो लोधा जलप्रपात भी है या फिर लोध जलप्रपात भी है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये सेकंड नाम जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात को हम लोग लोध जलप्रपात भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 143 फीट अथवा 143 मीटर अथवा 469 फीट है और यह महुआ डांड प्रखंड में है। और ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है वो लातेहार में प्रवाहित होने वाली बूढ़ा नदी में अवस्थित है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात 143 मीटर 469 फीट 14 किलोमीटर की दूरी महुआ डांड प्रखंड में है और इसका दूसरा नाम जो है वो लोध जलप्रपात है। बूढ़ा नदी जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी को भी हम लोग देखे थे अमानत, औरंगा और बूढ़ा, ये 3 नदियाँ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। सिकदरी नामक जगह है जो कि रांची का ही क्षेत्र है, तो सिकदरी क्षेत्र में ही हुंड्रू जलप्रपात आता है। फिर आता है सूखलदरी जलप्रपात। तो सूखलदरी जलप्रपात जो है आपका गढ़वा में है। इसको हम लोग कैसे याद किए थे? जो गड्ढा है वो सूख गया। सूखलदरी जलप्रपात जो है वो आपका गढ़वा में है और ये कन्हर नदी पर अवस्थित है और कन्हर नदी जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ को विभाजित करती है। और यह जो है सूखलदरी जलप्रपात आपका गढ़वा जिले का धुरकी प्रखंड में आता है। उसरी जलप्रपात उसरी नदी में है और केलाघाघ जलप्रपात आपका शंख नदी में है। तो केलाघाघ जलप्रपात आपका सिमडेगा में है, उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह में है, हुंड्रू जलप्रपात रांची में है और सूखलदरी जलप्रपात आपका गढ़वा में है। केलाघाघ और आपका सूगाकाटा घाघ ये दोनों ही आपका सिमडेगा जिला में है। तो सीम की सब्जी, सूगा और केला, कच्चा केला, ये तीनों का रंग जो है वो आपका हरा होता है। तो इस तरह से संबंध रख सकते हैं कि ये तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सूगा काटा, सूगा हरा रंग का और सीम भी हरा रंग का, केला का जो है कच्चा केला का सब्जी बनता है और सीम का भी सब्जी बनता है। तो ऐसे भी ये रिलेट हो सकता है। जोन्हा जलप्रपात, जिसको हम लोग गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, यह भी आपका रांची के राढ़ू नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो आपका 43 मीटर
और फीट में कहे तो 141 फीट। तो इसकी ऊंचाई आप देख लीजिए। जोन्हा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी और ज़िला पड़ता है ये रांची जिला। और इसका दूसरा नाम जो है वो आपका गौतमधारा जलप्रपात भी। और जिस तरह से नाम है गौतमधारा जलप्रपात, तो इस जलप्रपात के समीप एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी बनाई गई है। और यहाँ पे आप ये जो जलप्रपात है ये आपका लटकती हुई घाटी का एक एग्जाम्पल है, हैंगिंग वैली। लटकती हुई घाटी का एक एग्जाम्पल कौन सा जलप्रपात है? जोन्हा जलप्रपात। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो जोन्हा जलप्रपात से सबसे इम्पोर्टेंट है ये राढ़ू नदी पर अवस्थित है। फिर आपका इसका दूसरा नाम जो है गौतमधारा जलप्रपात है और ये लटकती हुई घाटी का एक एग्जाम्पल है। और ये एमसीक्यू का जो सीरीज है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम लोग जितने भी पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, चाहे जेपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20-20 क्वेश्चन करके, वो भी देख लेंगे। और जेएसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लेंगे, लेकिन सभी प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग देखिए रांची में है और पुरुलिया मार्ग में है। और ये जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जो है जोन्हा जलप्रपात पड़ा है। इस किताब में इसकी ऊंचाई जो है 150 फीट दी हुई है, जबकि अदर बुक में 141 फीट दी हुई है। तो इस तरह का अगर कुछ विवादित क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना कम रहती है। और डेटा रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आप लोग को। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है आपका लातेहार का बूढ़ा नदी पर अवस्थित है, जो कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से कोई नहीं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है और फीट में अगर कहे तो 321 फीट। तो आपको इसकी भी ऊंचाई याद रखनी होगी। 5 से 7 जलप्रपात है जिनकी आपको ऊंचाई याद रखनी है, बाकी सबकी ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। इससे पहले हम लोग देखें जोन्हा जलप्रपात। तो जोन्हा जलप्रपात जो है वो राढ़ू नदी पर है। नदी याद रखना है, जिला याद रखना है और 5 से 7 जलप्रपात का ऊंचाई याद रखना है। तो जलप्रपात में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और अगर कुछ जलप्रपात में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, जैसे कि आपका जोन्हा जलप्रपात जो है लटकती हुई घाटी का एक एग्जाम्पल है, तो इस तरह का कुछ फैक्ट मिले तो वो आपको अलग से याद रखना है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है और ये भी आपका रांची में ही है और तेमारा घाटी के निकट है। कांची नदी 144 फीट। तेमारा घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पे एक घटना घटती है कि जो टाइम है वो सही नहीं बताता, तो आप इसलिए भी तेमारा घाटी फेमस है। गौतम घाघ जलप्रपात किस प्रखंड में अवस्थित है? तो गौतम घाघ जलप्रपात जो है ये आपका लातेहार जिला के महुआ डांड में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 36 मीटर है, जो कि आपको याद नहीं रखनी है। तो जलप्रपात का जो वीडियो है इसका भी कंप्लीट करवा दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं जियोग्राफी वाले टॉपिक में, जियोग्राफी वाले प्लेलिस्ट में। फिर आता है आपका सदनी घाघ जलप्रपात। तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई 200 फीट है, तो इसका भी आपको याद नहीं रखना है। सदनी घाघ जलप्रपात में आप ये याद रखें कि ये गुमला जिला में अवस्थित है, गुमला जिला। सभी जलप्रपात की ऊंचाई आप नहीं याद रख सकते। सेरका जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेरका जलप्रपात आपका सेरका नदी पर है और यह भी आपका गुमला जिला का में ही आता है। गुमला जिला का बिशुनपुर प्रखंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर
शेरका नदी पर। तो इससे रिलेटेड सिर्फ यही है कि शेरका नदी जो है वो आपका गुमला में है, बिशुनपुर में। तो ये गुमला जिला, ये आप याद रखिए। और सदनी घाघ, इसका आप याद रखिए गुमला। तो ये दो होगा। शेर का काम, शेर से हम लोग क्या करते थे पहले, तो शेर की ऐसे समझिए इसको, शेर जो है शेर लायन, इसकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, मतलब ये क्या होती जा रही है, गुम होती जा रही है। तो गुमला याद रख लीजिए। और सदनी घाघ से समझ लीजिए कि सादा जीवन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। तो गुमला। सतवाहिनी जलप्रपात या फिर सतवाहिनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है, तो ये भी आपका गढ़वा जिला में अवस्थित है। तो सिर्फ इसका भी आपको जिला याद रखना है, ना कि किलोमीटर वगैरह। उसरी जलप्रपात जो है वो आपका गिरिडीह जिला में है और उसरी नदी पर है। बस आपको इतना ही याद रखना है। धारागिरी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है, तो धारागिरी जलप्रपात जो है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला प्रखंड से भी आपको क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ जिला, नदी और 5 से 7 जलप्रपात की ऊंचाई, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे लिखा है 137 मीटर या फिर 450 फीट, तो नहीं, 143 मीटर और आपका 469 फीट। और ये सबसे ऊंची जलप्रपात है, आप ये याद रखिए। इसका दूसरा नाम बूढ़ाघाघ जलप्रपात का दूसरा नाम लोधा जलप्रपात भी है। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये राढ़ू नदी पर अवस्थित है। राढ़ू नदी जो है वो रांची जिले में है। और राढ़ू नदी कहाँ से निकलती थी, सिल्ली का होरहाप नामक जगह से, नहीं याद रखना है इसको। सीता जलप्रपात किस नदी पर है, सीता जो है ये रांची नदी में है, रांची जिले में है। और ये रांची पुरुलिया मार्ग में 45 किलोमीटर दूरी पर। ये सब आपको याद नहीं रखना है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो याद रख सकते हैं आप। सीता जलप्रपात में अत्यंत गहरा होने के कारण यहाँ 350 सीढ़ी का निर्माण किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, 350 सीढ़ी का निर्माण किया गया है। दसम जलप्रपात आपका रांची में अवस्थित है और रांची के कांची नदी पर और रांची नामक जगह में, रांची जिला में अवस्थित दसम जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला है कि इस जलप्रपात का संबंध कांची नदी से बिल्कुल है, कांची नदी में ही है दसम जलप्रपात। अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण यह धारा 10 धाराओं में बढ़ जाती, इसलिए तो इसका नाम दसम जलप्रपात रखा गया, क्योंकि ये 10 धारा में बढ़ जाती। तो ये दोनों ही सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, उपरोक्त दोनों, तो ये उपरोक्त दोनों। घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, नहीं याद रखना है आपको। घाघरी जलप्रपात कहाँ है वो याद रख लीजिए, रांची जिला में अवस्थित है और जमुनी नदी पर अवस्थित है। होंडू जलप्रपात की ऊंचाई आपको याद रखनी है, 98 मीटर है और फीट में कहिए तो 321 फीट। और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और हुंडू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, सिकदरी नामक स्थान पर। सिकदरी जो है वो रांची में पड़ता है। सोनवा लिखा है। सोनवा जलप्रपात रांची के किस प्रखंड में अवस्थित है, तो रांची के अनगढ़ा प्रखंड में अवस्थित है, लोड नहीं लेना है इसमें। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है ये आपका शंख नदी पर अवस्थित है। शंख नदी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, शंख नदी, सदनी घाघ शंख नदी। और ये कहाँ है आपका, सिमडेगा नहीं, सदनी घाघ से हम लोग याद करते हैं सदनी, सादा जीवन जो कि धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो गुम हो रहा है। और एक शेरका जलप्रपात भी था, शेर की भी संख्या कम हो रही है, तो भी गुमला। हेपाद जलप्रपात किस नदी पर है, तो हेपाद जो है वो आपका घाघरा नदी पर है और ये भी आपका गुमला में।
प्रेमा घाट जलप्रपात, प्रेम का भी धीरे धीरे लोप हो रहा है, तो गुमला। ये लिख दिया है आपका रायडी प्रखंड। प्रखंड आप कितना याद नहीं रख पाएंगे सबका। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो नाग अगर डंस मारेगा तो फिर नाग भी डंस मारने के बाद क्या होगा? गायब। तो इसका भी गुमला हो जाएगा। सूखल दरी, गड्ढा जो है वो सूख गया, तो सूखल दरी जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा। और यह जो है गढ़वा जिले का धुरकी नामक प्रखंड में, कन्हर नदी में है ये, इसे जरूर याद रखिएगा, कन्हर नदी में। कांती जलप्रपात किस जिले में है? कांती जो है वो आपका लातेहार में है। लातेहार का चंदवा कुड़ू मार्ग नहीं याद रखना आपको। बलचोरा, चोर जो है वो क्या करेगी? बलचोरा को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, चोर जो है अगर आपसे कुछ सामान छीनना चाहता है तो वो आपको पहले बल लगा के गड्ढे में धकेल देगा, फिर वो आपका सामान लेके भाग जाएगा। ऐसी स्टोरी बना लीजिए। बलचोरा, बलचोरा जो है वो आपका गढ़वा जिला में हो। कौन सा नदी गढ़वा जिला में? कन्हर नदी। तमासीन जलप्रपात आपका चतरा में है, चतरा के कान्हाचट्टी में, कान्हाचट्टी प्रखंड। तो इतना नहीं याद रह पाएगा। और यह जो जगह है ये चतरा हेडक्वार्टर से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। बोकारो जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो बोकारो नाम से लगता है कि बोकारो ज़िले में होगा, लेकिन नहीं, ये आपके हजारीबाग ज़िले में है। केला घाघ, तो केला घाघ आपका शंख नदी, और केला घाघ और सुगा काटा घाघ ये सिमडेगा हो जाएगा। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका रजरप्पा जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है, जो कि रामगढ़ जिले में अवस्थित है। तो जिला याद रखिए, रामगढ़ जिला के दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम में। भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी बोलते हैं। मोतीझरा जलप्रपात, तो मोतीझरा जलप्रपात जो है वो आपका अजय नदी पर है, और जिला जो है ये आपका साहेबगंज जिला। ये आपका जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जेपीएससी में ऐसा नहीं है कि सब हार्ड क्वेश्चन ही आता है, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड भी रहते हैं। आपको जेएसएससी सीजीएल में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है आपको। जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करना है किसी भी सूरत पे, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें से अगर आपका सही हो जाता है तो आप बाकी बच्चों से बोनस ले लीजिएगा। गलती से भी इजी क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है एग्ज़ाम में। अगर कोई अटपटा क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में तो वो सबके लिए अटपटा होगा, तो वहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। वैसा क्वेश्चन जो है वो सबको मुश्किल होती है, और मान के चलिए कि बहुत कम लोग जो है वो वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं। आप बस ये मिस्टेक नहीं करिएगा कि जो इजी क्वेश्चन है उसको आप गलती करके आ जाओ। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में स्थित नहीं है? जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, सीता जलप्रपात कांची नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये सभी रांची में है। और गौतम घाघ जलप्रपात जो है ये आपका लातेहार जिला में अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम घाघ जलप्रपात। तातापानी जलप्रपात, अगर आपके ऊपर ताता पानी मतलब गर्म पानी डाल दिया जाए तो आप क्या करिएगा? भागिएगा, पलायन कर जाइएगा। पलामू, तो ये पलामू जिला में मेदिनीनगर, डाल्टनगंज। रजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि दामोदर और भैरवी नदी मतलब दामोदर और भेड़ा नदी के संगम में है, और ये आपका रामगढ़ जिला में अवस्थित है। उसरी जलप्रपात उसरी नदी गिरिडीह कौन सा पहाड़ी? खंडोली पहाड़ी में। खूंटी जिले में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका जो देखिए रजरप्पा जलप्रपात ये आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। मोतीझरा जलप्रपात ये आपका अजय नदी पर है, जो कि साहिबगंज में अवस्थित है। धारागिरी जलप्रपात जो है ये आपका ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला ब्लॉक में है।
तो इस पूर्वी सिंहभूम में है। तो बच गया आपका पंचघाघ। पंचघाघ जलप्रपात जो है वो आपका खूंटी जिले में अवस्थित है। खूंटी में आपका पंचघाघ और पेरवा घाघ ये दोनों जलप्रपात हैं। रानी जलप्रपात भी है, रानी, पंगूरा और रिमिक्स। तो आपका 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 जलप्रपात आपका खूंटी में है। तो पेरवा हम लोग किसको बोलते हैं? कबूतर को। तो कबूतर का पंगूरा, पग मतलब पैर होता है, और पैर में कितने उंगली है? तो 5 उंगली है। तो पंचघाघ, पेरवा, पंगूरा, पंचघाघ ये तीनों कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका खूंटी जिला में। अब फिर आता है रानी और रिमिक्स, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा अलग से। बल चोरा, तो चोर जो है बल लगाकर आपको गड्ढे में धक्का देगा तब तो आपका सामान लेके जाएगा। तो गड्ढे से हो गया गढ़वा जिला, और गढ़वा जिला में जो नदी है वो कौन सा है? कन्हर नदी। तो आंसर हो जाएगा कन्हर नदी। धुरकी प्रखंड में। खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जलप्रपात जो है शंख नदी में अवस्थित है और इसकी धाराएं 5 दिशाओं में बढ़ जाती है। तो पंचघाघ जलप्रपात जो है आपका खूंटी जिला में अवस्थित है, और खूंटी जिला में शंख नदी नहीं है। शंख नदी तो आपका गुमला सिमडेगा में है। तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला स्टेटमेंट। और ये 5 दिशाओं में बढ़ जाती है, इसलिए तो इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात रखा गया। जैसे 10वीं धारा जलप्रपात जो है 10 धाराओं में बढ़ जाती है, सेम टू सेम पंचघाघ जलप्रपात का भी है कि ये 5 दिशाओं में बढ़ जाती है। तो आपका सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 सही होगा, तो केवल 2। केला घाघ और सुगा काटा घाघ। सुगा मतलब आपका तोता का रंग, कच्चा केला का रंग और सीम का रंग हरा होता है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के चतरा जिले में अवस्थित है? तो तमासिन जलप्रपात तो है, गोवा जलप्रपात भी है और मालूदा जलप्रपात भी। ये तीनों जलप्रपात जो है वो आपका चतरा जिला में अवस्थित है। हिरनी जलप्रपात आपका पश्चिम सिंहभूम में है। हिरनी, थाकोरा और लुपटुंग करके एक आपका जलप्रपात है जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात और आपका लुपुंगटू जलप्रपात। तो हिरन जो है थक करके लोटपोट हो गया था, मतलब सो गया था। ये जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और हिरन जो है क्यों थक गया था? क्योंकि इसको जो शेर जो है, सिंह जो है वो लगातार उसको भगा रहा था, तो वो पश्चिम की दिशा में जा कर के सो गई। नागफेनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये नागफेनी जलप्रपात जो है, इस पहले जिला याद रखिए। नाग सांप जो है वो काट करके जो है वो गुम हो जाएगा, तो गुमला जिला हो जाएगा। और कौन से नदी पर? तो यहाँ पे देखिए कि ये उसरी नदी गिरिडीह में है। आपका उत्तरी कोयल नदी आपका गुमला ज़िले से निकलती है। मयूराक्षी नदी जो है वो आपका देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, तो इधर तो है नहीं, तो ये आपका कट गया, ये कट गया। अब रह गया उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी कोयल नदी। आप इसे याद रखिएगा कि नागफेनी जलप्रपात जो है वो दक्षिणी कोयल नदी पर है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में अवस्थित है? गुरसेंधु, गूंगाझंझ और हेसातू। बलचोरा भी है, सुखलदरी भी है और सतवहिनी भी है। ये सभी जलप्रपात जो है ये आपका गढ़वा जिले में अवस्थित है। 7 बहन जो है पहले के ज़माने में कहाँ रहते थे? गड्ढे में रहते थे, गढ़वा। बलचोरा को तो याद कर लिए, चोर जो है आपको धक्का देके गड्ढे में धकेल देगा।
सूखल दरी, सूख गया था, क्या सूख गया था, गड्ढा ही सूख जाएगा, तालाब जल्दी से नहीं सूखता। फिर आता है आपका गूंगा झंझ, गुरसिंधु और हेसातू। इतने सारे जलप्रपात जो है ये आपका गढ़वा ज़िले में है। थाकोरा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो थाकोरा जलप्रपात जो है, थाकोरा, हिरनी और लुपुंगटू, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। लुपुंग जो भी है, ये जलप्रपात जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुनना है, सही नहीं है। बूढ़ाघाट, तो बूढ़ा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। बूढ़ाघाट की ऊंचाई जो है 143 मीटर और 469 फीट। गौतम धारा जलप्रपात आपका, जिसका जोन्हा नाम है, तो वो रांची के राढ़ू नदी पर अवस्थित है और दसम जो है वो कांची में। तो आपका गलत आंसर जो है गौतम धारा जलप्रपात का। गौतम धारा जलप्रपात आपका राढ़ू नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। मुनिडी या भटिंडा, ये तो आपका धनबाद में है। अब हम लोग का नया टॉपिक, झारखंड के गर्म जलकुंड। तो सूरज कुंड, गर्म जलकुंड सूरज कुंड, ये आपका बरकट्ठा में है, हजारीबाग के बरकट्ठा में। ये नेशनल हाईवे के किनारे में अवस्थित है, NH 2 में। तेतुलिया गर्म जलकुंड किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो तेतुलिया जो है दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, धनबाद में। ततलोई जलप्रपात, ततलोई गर्म जलकुंड जो है वो आपका दुमका में है, भुरभुरी नदी के समीप। झरिया पानी, नाम से लगा झरिया, धनबाद होगा लेकिन नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा दुमका। एक बोकारो जलप्रपात बोकारो में नहीं, हजारीबाग में। उसी तरह झरिया पानी जलप्रपात झरिया में नहीं, झरिया पानी गर्म जलकुंड झरिया में नहीं है, ये आपका दुमका में है। ब्लॉक का नाम है गोपीकांदर, जगह का नाम है गोपीकांदर। सूरज कुंड में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तो खनिज लवण और सल्फर, जो कि आपका बहुत से रोगों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे चर्म रोग, गठिया, खून की कमी, ये सब रोगों के लिए ये जल जो है सही होता है। कारण इसका है गंधक, सल्फर के कारण। सूरज कुंड जो है जलप्रपात, ये सबसे गर्म जलकुंड है और इसका टेम्परेचर आपको याद रखना है 88.5 डिग्री सेल्सियस। ये झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। टाइगर जलप्रपात जो है ये आपका बराकर नदी पर है, हजारीबाग। हरहद, काबा, टाइगर, हरहद, काबा, टाइगर, एक साथ आप याद रखिए, हरहद, काबा, टाइगर, ये आपका हजारीबाग जिले में अवस्थित है। तो सूरजकुंड है, हरहद है, टाइगर है, काबा भी है। ये सुसुम पानी जलप्रपात जो है, सुसुम पानी जलकुंड जो है, गर्म जलकुंड, ये आपका धनबाद जिले में अवस्थित है। चरक खुर्द गर्म जलकुंड, ये भी आपका धनबाद में है। बड़ा झरना गर्म जलकुंड जो है ये आपका दुमका में है। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड धनबाद जिला में अवस्थित नहीं है? सुसुम पानी है, चरक खुर्द भी है और तेतुलिया, ये तो दामोदर नदी के किनारे में है। तो तपात पानी जलप्रपात जो है वो आपका दुमका जिला में अवस्थित है। और एक है ताता पानी जलप्रपात। देखिए, एक है ताता पानी, एक है तपात पानी। तो ताता पानी जो है वो आपका, एक आपका तपात पानी, एक है आपका ताता पानी और एक आपका है तेतुलिया। तो ताता पानी जो है वो आपका लातेहार में है, तपात पानी जो है ये आपका दुमका में है और तेतुलिया ये आपका धनबाद में है।
सुसुम पानी जो है वो आपका धनबाद में है। भूमका, भूमका गर्म जलकुंड जो है ये आपका भूमका दुमका जिले में अवस्थित है। कौन से नदी पर? तो मोर नदी पर। रानी बहल जलप्रपात ये भी आपका दुमका में है। रानी जो है वो क्या पहनेगी? झुमका, तो हो जाएगा आंसर दुमका। मोर या मयूराक्षी नदी। नुनबिल गर्म जलकुंड ये आपका दुमका में है। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड पाकुड़ जिला में अवस्थित नहीं है? तो रानी बहल जलप्रपात, रानी जो है वो झुमका पहनती है, दुमका जिला, तो ये आपका है। और बारामसिया, लाडला उदा और शिवपुर सोता ये सभी आपका पाकुड़ जिले में अवस्थित है। बारामसिया, लाडला उदा, शिवपुर सोता। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड चतरा जिला में अवस्थित है? चतरा जिला में कोई भी ये सब नहीं है। चतरा जिला में दुआरी गर्म जलकुंड अवस्थित है। आपका चतरा जिला में तमासीन जलप्रपात है, गोवा जलप्रपात है। बारामसिया और शिवपुर सोता ये तो है आपका पाकुड़ में, और बारा झरना जो है वो आपका दुमका जिला में अवस्थित है। लाडला उदा ये भी पाकुड़ में है, ये याद रखिएगा, लाडला उदा। शिवपुर सोता ये भी आपका पाकुड़ में, दुमका जिला में अवस्थित है। तो रानी बहल तो है ही। शिवपुर सोता आपका तो वही पाकुड़ जिला में अवस्थित है। ये आपका झरिया पानी, झरिया धनबाद में ना हो करके ये भी आपका दुमका में ही है। तो ये दोनों आपका दुमका में अवस्थित है। बड़ा झरना जलप्रपात जो है ये भी आपका दुमका में ही है। तो रानी बहल, झरिया पानी और बड़ा झरना ये तीनों ही आपका दुमका में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन में होना चाहिए कि दुमका जिला में नहीं अवस्थित है, तो नहीं अवस्थित है तो उस समय आंसर होता आपका शिवपुर सोता, और शिवपुर सोता जलप्रपात जो है वो आपका पाकुड़ जिला में है। रानी बहल, रानी जो है वो झुमका पहनती है, कहाँ है? दुमका। दुमका में कौन सा नदी है? मयूराक्षी या फिर मोर नदी। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड लातेहार जिला में? तो लातेहार जिला में तातापानी है। शिवपुर सोता तो आपका गढ़वा जिला में है। ततलोई जलप्रपात, ततलोई आपका दुमका जिले में है। और ये नुनबिल जलप्रपात जो है ये भी आपका दुमका में है। ततलोई दुमका में है, नुनबिल दुमका में है। शिवपुर सोता जो है वो आपका गढ़वा में है। दुमका में जो जलप्रपात है उसको एक बार ठीक से देख लीजिए। दुमका में आपका रानी बहल है, नुनबिल है, तपात पानी, भूमका, बड़ा झरना और झरिया पानी। ये जो जलप्रपात है, जलप्रपात बोल रहे, गर्म जलकुंड जो है ये आपका दुमका जिला में अवस्थित है। झरिया पानी, नुनबिल, तपात पानी, भूमका और बड़ा झरना। तेतुलिया जलप्रपात जो है वो आपका धनबाद में अवस्थित है, दामोदर नदी के किनारे। सेम क्वेश्चन। सूरजकुंड गर्म जलकुंड जो कि 88.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, जो कि हजारीबाग जिले के बरकट्ठा, इसका याद रखिएगा, बरकट्ठा नामक स्थान पर सबसे अधिक गर्म जलकुंड है, इसलिए अलग से इसको याद रखिएगा। अब आता है झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना 2019 में बनकर पूर्ण हुई? तो कोनार बराज,
ये परियोजना जो है इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है विरोध के बाद इसको बंद कर दिया गया था और 2019 में यह कंप्लीट कर लिया गया। इस परियोजना के पूरा होने में 71 वर्षों का समय लगा हुआ है और कोनार नदी जो है वो हजारीबाग ज़िले में है। तो हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह, ये 3 जगह जो है इससे सिंचाई की जाएगी। कोनार नदी जो है वो आपका गिरिडीह में है। तो ये गिरिडीह के आसपास का ज़िला जो है हजारीबाग, बोकारो, यहाँ पे इससे खेती की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना जो है वो आपका बटाने जलाशय योजना है और यह आपका पलामू जिला के धाबुडी गांव में अवस्थित है। तो इस जलाशय का निर्माण पलामू जिला में किया गया है, बस इतना याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो इनके संयुक्त परियोजना है? तो स्वर्णरेखा परियोजना जो है इन तीनों का ही संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपका उड़ीसा नहीं होगा, वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि स्वर्णरेखा परियोजना जो है वो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने जल विद्युत गृह बनाए गए? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 6 जो है वो आपका जल विद्युत गृह बनाए गए। 8 जो है 8 डैम का निर्माण किया गया था। तो ये 6 जो है तिलैया जल विद्युत गृह, मैथन, बाल पहाड़ी, कोनार, बेरमो और पंचेत। निम्न में से कौन सा बांध बराकर नदी पर अवस्थित है? तो बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध अवस्थित है, तिलैया 1953 में। उसके बाद आता है कोनार, फिर मैथन और पंचेत। कोनार 1955, मैथन 1957 और पंचेत 1959। के, एम और पी। तो तिलैया बांध जो है वो आपका कोडरमा जिला में अवस्थित है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने ताप विद्युत गृह बनाए गए थे? अगर ताप विद्युत गृह पूछे तो 3 और अगर जल विद्युत गृह पूछे तो 6 और कुल डैम पूछे तो 8। और ये ताप विद्युत गृह जो है एक बोकारो में, तो बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह ये भी आपका बोकारो में है। और फिर आपका एक दुर्गापुर ताप विद्युत गृह जो कि वेस्ट बंगाल में है। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पर है 1959 में। निम्नांकित में से कौन एक बेमेल है? तिलैया बांध बराकर नदी पर है, बिल्कुल है। बाल पहाड़ी बांध जो है बराकर नदी पर है, ये भी सही है, बोकारो जिला में। कोनार बांध जो है वो आपको दामोदर नदी पर नहीं है। कोनार बांध जो है वो आपका बोकारो नदी पर है, लेकिन हजारीबाग जिला में। कोनार जो है बोकारो नदी और हजारीबाग जिला, और बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो कोनार है। निम्नांकित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर तिलैया बांध है, मैथन बांध है और बाल पहाड़ी बांध है। तो तिलैया बांध जो है वो आपका कोडरमा जिला में है। बाल पहाड़ी बांध जो है वो आपका गिरिडीह जिला में है और मैथन बांध जो है वो आपका धनबाद में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथन बांध का निर्माण कब किया गया है? तो पंचेत का 1953, कोनार का 55, उसके बाद आपका मैथन का 57 और पंचेत का 59। 2 साल जोड़ दीजिए, कोनार 55, मैथन 57 और पंचेत 59। कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो बोकारो नदी, और जिला जो है वो आपका ये है हजारीबाग जिला। निम्न में से किस बांध का निर्माण बोकारो नदी पर किया गया है? कोनार बांध का निर्माण किया गया है, बोकारो बांध का किया गया है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। देखिए ये याद रखिएगा, 8 बांध बनाए गए थे दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत।
डीवीसी के अंतर्गत डीवीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो आपका कोलकाता है। 8 डैम बनाए गए, 6 आपका जल विद्युत गृह बनाए गए और 3 आपका ताप विद्युत गृह बनाए गए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, मैथन जल विद्युत केंद्र के तहत लगभग कितनी किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। तो सबका एक बार देख लेते हैं पहले। आपका सबसे पहले तिलैया, जो कि 1953, तिलैया के बाद कोनार 1955, कोनार के बाद मैथन 1957 और पंचेत 1959। 2, 4, 6 और 2, 4, 60 और 80 ये मेगावाट में है। तो आप इसको याद रखिएगा, इस टेबल को। पहले आप लिख दीजिएगा 2, 4, 6, 8 और फिर 0 0 लगा दीजिएगा। ये 60 जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में आपका 63.2 मेगावाट है, लेकिन याद नहीं रहेगा इसलिए 60 आप लिख दीजिए। 2, 4, 6, 8 और ये 0 0 लगा दीजिए। इतना मेगावाट की बिजली उत्पादन इन जगहों पर होती है। आप इसको मेगावाट में याद रखिए और किलोवाट में आप इसको कन्वर्ट करना सीख जाइए। देखिए, 1 मेगावाट मतलब 10 का पावर 6, मेगा मतलब मिलियन, 10 का पावर 6 वाट हो गया। मतलब एक के बाद 1, 2, 3, 4। देखिए, आप इसको देखिए, 10 का पावर 0 मतलब कितना होता है, 100 होता है ना। तो पावर में जितना है उतना ही 0 आपका रहेगा। आपका जैसे 10 का पावर 3, आप जान रहे ये 1000 होता है। तो आप यहाँ से कंफ्यूज अगर होइएगा, अगर कभी कभी जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि पावर जितना है क्या उतना 0 रहेगा या फिर 1 को भी काउंट करें, तो आप इसे याद रखिए। 10 का पावर 2 का मतलब होता है आपका 10 गुना 10 मतलब 100। तो जितना पावर में रहेगा उतना 0 लगाना है। तो 6 है तो 6 0 लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना वाट हो गया। अब इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। तो 3 0 देख लीजिए, ये 3 0 हट जाएगा आपका और वाट की जगह क्या हो जाएगा, किलोवाट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए बाकी रख दीजिए। 1, 1, 2, 3 रहेगा और लास्ट का 3 हट जाएगा। ये किस में हो गया, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन मानते हैं। देखिए, मैथन जल विद्युत केंद्र के तहत लगभग कितना किलोवाट बिजली उत्पादन किया गया था। तो तिलैया का 53, तिलैया में 2, फिर आपका कोनार में 4, उसके बाद मैथन में 6 और पंचेत में 8। 0 0 लगा देना। तो 60 क्या था, मेगावाट। तो 60 और यहाँ पे ऑप्शन किस में दे के रखा हुआ है, सब किलोवाट में दे के रखा हुआ है। तो मेगावाट को पहले वाट में कन्वर्ट करिए। तो 60 है तो 60, 1 मेगा मतलब 10 का पावर 6। ये किस में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। तो इसको लिखिए 60, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाट हो गया। और 1 किलो मतलब कितना होता है, 3 0। तो 3 0 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, बच गया कितना आपका 60,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60,000 किलो वाट। अब ऑप्शन में देखिए, ये आपका 60,000 किलो वाट जो है घ नंबर में दे के रखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग पंचेत का बात करेंगे तो पंचेत का कितना हो जाएगा, 80,000 किलोवाट हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ याद नहीं रखिए, आप 2, 4, 6, 8 याद रखिए, 0 0 सेट कर दीजिए। 53, 55, 57 और 59 ये याद रखिए। डेट आपको याद रह जाएगी और कितना पावर प्रोड्यूस होता है वो याद रह जाएगा। और फिर मेगावाट को कैसे वाट में कन्वर्ट करते हैं और फिर मेगावाट को किस तरह से आप लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी हम लोग देख चुके हैं।
निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र है? तो प्रथम है तिलैया 53। ये आपका कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड में, नहीं याद करना प्रखंड। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो स्वर्णरेखा की स्थापना हुई थी 1979 में, 89 में, और ये रांची के ओरमांझी प्रखंड में है। पंचेत बांध 1959। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना, तो चंद्रपुरा जो है बोकारो जिला में है, ये 1965 है, इसको आप लोग अलग से याद रखिएगा। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है, और 65 में आपका बोकारो थर्मल पावर प्लांट की स्थापना होती है। पतरातू, ये भी आपका रामगढ़ जिले में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा, रूस के सहयोग से। तिलैया बांध की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। मैथन बांध की ऊंचाई 94 मीटर। स्वर्णरेखा नदी पर कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? तो स्वर्णरेखा नदी जो है ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में एक आपका गालूडी बांध का निर्माण किया गया है, और स्वर्णरेखा नदी पर आपका चांडिल बांध, जो कि आपका सरायकेला खरसावां में स्थित है। ये 2 बांध बनाए गए हैं। लेकिन एक ये जो गाजिया बांध है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन स्वर्णरेखा की सहायक नदी जो है उसी पर आपका ये गाजिया बांध बनाया गया है, और ये गाजिया बांध भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में ही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्वर्णरेखा नदी पर, तो आंसर हो जाएगा गालूडी एवं चांडिल आपका सरायकेला खरसावां में है, जबकि गालूडी जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध बनाए गए? याद रखिएगा, 1 अवरोधक बांध बनाए गए, जिसका नाम है दुर्गा अवरोधक बांध जो है दुर्गापुर बांध है, और ये पश्चिम बंगाल में है। अय्यर बांध, दामोदर नदी का मुख्यालय कोलकाता है, और दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना भारत की एक ऐसी परियोजना है जहां जल, कोयला और गैस तीनों स्रोतों से बिजली उत्पन्न की जाती है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी खरकई नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध बनाए गए? तो खरकई नदी जो कि आपका स्वर्णरेखा का सहायक नदी है, इस पर ईचा और गाजिया बांध आपका ईस्ट सिंहभूम में है, और ईचा बांध जो है आपका वेस्ट सिंहभूम में चाईबासा में है। तो यहीं पे था वो क्वेश्चन। बेरमो जल विद्युत गृह किस नदी पर अवस्थित है? तो दामोदर नदी पर अवस्थित है। अब आता है झारखंड की सिंचाई परियोजना। अमानत बराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? तो अमानत नदी पर है, और अमानत, ओरगा और आपका बूढ़ा नदी, ये तीनों ही उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और ये अमानत बराज परियोजना जो है आपका पलामू जिला का पांकी, मनातू और पाटन, इस प्रखंड में सिंचाई का लाभ मिलेगा इस परियोजना से। बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, किसकी? तो ये पुनासी की गई थी। कहाँ पे? तो देवघर जिला के पुनासी गांव में। राम रेखा जलप्रपात, ये सिमडेगा में अवस्थित है। झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन क्या है? तो तालाब है। क्यों तालाब है? तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आधुनिक उपकरणों का विकास नहीं हुआ था, तब लोग अपने फसलों की सिंचाई तालाब से करते थे।
यह सदियों पुरानी व्यवस्था है और वर्तमान समय में भी यह व्यवस्था प्रचलन में है। तो इसलिए तालाब को जो है सिंचाई व्यवस्था में झारखंड का प्राचीन और प्रचलित सिंचाई व्यवस्था का माना जाता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है, ये जो यहाँ पे लिखा है नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा, तो ये आपका ओल्ड डेटा है। और तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई देवघर जिला, ये भी ओल्ड है, मतलब ये आज के समय के लिए गलत हो गया। तो आपका तालाब में सबसे अधिक सिंचाई जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार धनबाद जिला है, जहाँ पे तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अगर कुआं की बात करें तो कुआं द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है वो साहेबगंज और जामताड़ा, सबसे अधिक साहेबगंज फिर जामताड़ा में। और नहर के द्वारा आपका पूर्वी सिंहभूम में। डोमनी नाला सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया, तो ये आपका गढ़वा हो जाएगा। कौन सा सिंचाई परियोजना जो है हजारीबाग जिले से संबंधित है, तो आपका कोनार सिंचाई परियोजना, जो कि कोनार नदी पर है, बोकारो नदी पर है। और बोकारो नदी जो है वो बोकारो में नहीं है, वो आपका हजारीबाग में है। पंचखेरो जलाशय योजना पंचखेरो नदी पर है, और यह जो है आपका इसका निर्माण गिरिडीह और कोडरमा के सीमा पर किया गया है। तिलैया सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया, तो तिलैया डैम कोडरमा में है, तो कोडरमा में, और इस जिला के जयनगर प्रखंड में। बटाने जलाशय योजना आपका देवघर बोले सिमडेगा में है। झारखंड की निम्न में से किस एक बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्णरेखा जलाशय के शुरुआत की गई थी, और यह बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। सोनवा जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर है, सोनवा संजय, और ये पश्चिम सिंहभूम में है। सकरी जलाशय योजना से कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी, 440 हेक्टेयर है। सकरी जलाशय योजना जो है वो आपका लोहरदगा जिले का किसको प्रखंड में है। राढ़ू सिंचाई योजना राढ़ू नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात, रांची में है ये। दाहर बाटी सिंचाई योजना का आरंभ कहाँ किया गया, तो दाहर बाटी लोहरदगा, दाहर लोहर याद हो जाएगा ये चीज़। निम्न में से किस सिंचाई परियोजना का संबंध देवघर जिला से, तो देवघर में पुनासी पुण्य करने के लिए लोग देवघर जाते हैं, बाबा धाम। बुढ़ई जलाशय परियोजना किस जिले में है, तो ये भी देवघर में। लोग पुण्य करने कब जाते हैं, बूढ़ा होने के बाद, तो बुढ़ई देवघर। कोनार बराज सिंचाई परियोजना कोनार नदी पर है। कोनार नदी कहाँ है, कोनार ये जो है वो किस में है, बोकारो नदी पर। और बोकारो नदी कहाँ है, बोकारो में नहीं है, वो कहाँ है, हजारीबाग में। गुमानी बराज परियोजना किस नदी पर है, तो ये गुमान किसका होता है, साहब लोगों का, तो साहबगंज जिला होगा, लेकिन किस नदी पर, तो गुमानी नदी पर। भेरवा जलाशय परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया, तो भैरवी नदी, भेड़ा नदी भी बोलते हैं इसको। निम्न में से कौन सी योजना मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है, तो भैरवी, सोनवा, सुकरी, ये सभी आपका जो है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। भैरवी, सोनवा, सुकरी, रामरेखा, पंचखेरो, बटाने, ये सभी। गुमानी बराज परियोजना से किन क्षेत्रों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, साहिबगंज और पाकुड़। झारखंड में किस जिले में सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचाई जो है पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में है, उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना का निर्माण आपका जो है गढ़वा के
कुटकू कुटकू नामक गांव में किया गया है। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल नदी पर है और ये बेतला राष्ट्रीय पार्क में के आसपास अवस्थित है। स्वर्ण रेखा परियोजना संयुक्त परियोजना है झारखंड, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार की, और इसकी शुरुआत 1982-83 में की गई थी। रेसा जलाशय परियोजना, ये जो आपका रेसा रांची में है। अपर शंख गुमला में, सुकरी लोहरदगा में, सुकरी नदी पर। तजना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे असुर सभ्यता का अवशेष पाया गया था इस नदी किनारे, खूंटी में। भैरवी जलाशय परियोजना रामगढ़ में है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें, झारखंड में परिवहन एवं संचार, जो कि आपका JSSC CGL का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ा सा भी, हालांकि सिलेबस के बाहर क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है और हमने थ्योरी वाले क्लास में इसको कवर नहीं किए हैं क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, तो अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। CGL के बाद इसको हम अलग से पढ़ा देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है 10-12 क्वेश्चन होंगे इसमें, इसको हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो जो राजकीय राजमार्ग है उनके सुदृढ़ीकरण और विकास हेतु। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये आप याद रखिएगा, 2015 में जो है वो आपका झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था, और झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों मतलब नेशनल हाईवेज, इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी कितनी है? तो अगर अपडेटेड डाटा की बात करें तो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई झारखंड में 3340 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है वो आपकी 33 है। इसको लिख देते हैं, कुल NH झारखंड में इसकी संख्या 33 है और NH की कुल लंबाई 3340 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन के ज़्यादा करीब है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप इसको याद रखिएगा 3340 किलोमीटर। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका NH20 है। ये गलत है, आप इसको याद रख लीजिएगा NH20, और ये 6 जिला से होकर के गुजरती है। 6 जिला कौन कौन सा? तो आपका कोडरमा, हजारीबाग, हजारीबाग के नीचे रामगढ़, उसके नीचे रांची, उसके नीचे खूंटी, और उसके नीचे आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो ये आपका 6 जिला से होकर के गुजरती है, और NH20 की जो लंबाई है वो आपकी 391.2 किलोमीटर की है। और अगर बात करें सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो वो आपका तो ये आपका हो जाएगा 143H, और 143 मीटर बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई थी 143H। झारखंड में ग्रामीण सड़कों का घनत्व कितना है? इस क्वेश्चन का अभी सटीक आंसर नहीं है मेरे पास। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अगर आप लोग कोई इस क्वेश्चन का आंसर अगर ढूंढ पाते तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई, तो ये 1232 किलोमीटर सही आंसर है।
और धनबाद रेल डिवीज़न का गठन कब हुआ था? तो धनबाद रेल डिवीज़न का जो गठन है वो 1951 में किया गया था। झारखंड को 3 रेलवे जोन के अंतर्गत रखा गया है। एक आपका पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे। तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है हावड़ा में है, और पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर बिहार में है। और पूर्व मध्य रेलवे ये जो आपका है इसी के अंतर्गत आता है धनबाद रेल डिवीज़न, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है आपका चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और रांची रेलवे डिवीज़न, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। और पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है साहेबगंज रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे मेन आपको ये चीज़ याद रखना है कि धनबाद रेल डिवीज़न 1951 में स्थापना किया गया था। चक्रधरपुर रेल डिवीज़न जो कि आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे में आता है, उसकी स्थापना जो है आपका 1952 में की गए थे धनबाद के बाद चक्रधरपुर, और रांची का 2003 में। राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेल स्टेशन धनबाद है। यहाँ पे कोयले की बहुत ढुलाई की जाती है, इसलिए झारखंड में निम्न में से किस जिले में 300 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण किया गया? तो ये तो आपका देवघर हो जाएगा। हाल फिलहाल में देवघर में ही बना है। देवघर में 300 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। बस आप यही याद रखिएगा। कौन कौन? तो DRDO के द्वारा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। तो DRDO के द्वारा 200 करोड़, 50 करोड़ जो है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा, 200 करोड़ जो है DRDO के द्वारा, और 50 करोड़ जो है वो आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, DRDO और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी अपना पैसा इसमें लगाया हुआ है। झारखंड डाक सर्कल 2001 में गठित किया, और इसके तहत पिन कोड, आपके क्षेत्र का पिन कोड होगा जिसमें 8 अंक होते हैं। नहीं, जैसे मेरा पिन कोड 82 81 13 है, तो 6 है नंबर, और ये 8 से शुरू होता है। प्रथम जो है वो 8 से शुरू होता है। 2001 में स्टार्ट किया गया था। JPIT, झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था 2004 में। झारखंड में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974। और झारखंड स्पेस एप्लीकेशन JSAC, तो स्पेस रिसर्च के लिए 2003 में। तो JSAC ये आपका 2003, और JPIT ये आपका 2004। याद रखिएगा इसको। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर मतलब JSAC की स्थापना जो है वह झारखंड की राजधानी रांची में वर्ष 2003 में की गई, तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नमेंट विभाग का निर्माण किया गया। JSAC 2003 और JPIT 2004। अब जो टॉपिक है वो है झारखंड में कृषि। तो झारखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? यह 48 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 48% है। झारखंड की ये एक्चुअल में लिखा है कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया नहीं जाता है। यहाँ पर कृषि कार्य संभव है। झारखंड की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो धान है, और फिर मक्का सेकंड नंबर पे आता है। और कुल कृषि योग्य भूमि का 60% पर अकेले धान की खेती की जाती है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में होता है? तो मक्का के लिए पलामू जिला, और धान के उत्पादन के लिए सिंहभूम। स्थानांतरित खेती को झारखंड में क्या कहा जाता है? तो कुरवा। गन्ना का उत्पादन किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका हजारीबाग में होता है।
गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य के किस ज़िले में होता है? और गेहूं, चना, इसके लिए पलामू सबसे आगे है। झारखंड में 76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बेहतर तकनीक सीखने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो इजराइल भेजा गया था। राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर कहाँ है? रांची में है। और सबसे कम जो है वो आपका लोहरदगा में है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो दामोदर घाटी में बलुई मिट्टी का विस्तार है। और राजमहल ट्रैप में आपका काली मिट्टी है। और कोडरमा और हजारीबाग क्षेत्र में आपका, कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र में आपका, यहाँ हजारीबाग पता नहीं क्यों लिख दिया, कोडरमा गिरिडीह क्षेत्र में आपका अभ्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे कृषि जो है लाभकारी भी नहीं है, नुकसानदायी भी नहीं, वाणिज्यिक भी नहीं हो पाई है, यहाँ पे जीवनदायी है। और यहाँ पे ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, इसलिए जीवनदायी है। और यहाँ की कृषि जो है मानसून पर आधारित है। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन जो है वो आपका प्रमुख स्रोत जो है सिंचाई का कुआं है। और अन्य में तालाब, नहर और नलकूप है। खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल, तो खरीफ फसल में आपका सबसे पहला फसल खरीफ मतलब आपका बरसात के समय में उगाई जाती है। और धान जो है पहले नंबर पर है और मक्का दूसरे नंबर पर। और खरीफ फसल के अंतर्गत सर्वाधिक जो है 66% मतलब 60% रफली आप याद रखिए धान की खेती की जाती है। और मक्का जो है 11% पे उगाया जाता है। अगर यहाँ पे झारखंड में बात करें कुल कृषि योग्य भूमि, तो 38 कुल कृषि योग्य भूमि जो है 38 लाख हेक्टेयर है, जो कि आपका मतलब यहाँ पे कृषि कार्य किया जा सकता है। मतलब कुल क्षेत्रफल के, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है, मतलब रफली 48% मान लीजिए। लेकिन इतना प्रतिशत भाग में खेती आज के समय में नहीं की जाती है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 23% भाग पे कृषि कार्य किया जाता है। और खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो आपका मानसून के आरंभ के समय, मतलब जून जुलाई में बोया जाता है। और आपका इसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में कर ली जाती है, मतलब दुर्गा पूजा के आसपास का समय। और झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? तो चना। और चना में सबसे अधिक चना जो है उत्पादन किया जाता है आपका पलामू जिले में। राज्य में कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि कार्य पर निर्भर हैं? तो झारखंड राज्य में आपका कृषि कार्य में लगभग 67% लोग जो है वो कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। आप इसको रफली 60% भी याद रख सकते हैं, 60% याद रखिएगा। ये डेटा जो है बहुत फ्लक्चुएबल डेटा है, लेकिन आप याद रखिए 60%, ठीक है। और अगर इसको ग्रामीण और शहरी में विभाजित करें तो शहर में तो कृषि की नहीं जाती, तो आंसर अगर क्वेश्चन बन सकता है कभी तो ग्रामीण से बनेगा। और ग्रामीण में ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपका कृषि कार्य से ही जुड़े हुए हैं। तो 80 to 85% ग्रामीण जो है वो आपका कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो आप 80 to 85% याद रखिएगा। और झारखंड के कुल जनसंख्या का 76% जो है वो गांव में निवास करते हैं, और बाकी रहे 24% जो है वो आपका शहर में निवास करते हैं। राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? तो 60%। झारखंड में अधिकतर किस फसल की खेती की जाती है? तो खाद्य प्रकार की फसलों की 90%। खाद्य मतलब धान, गेहूँ, ये सब का। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य संभव है? देखिए पहला क्वेश्चन वहाँ पे गड़बड़ दिया था कि कुल कृषि कार्य किया जाता है, तो किया जाता है 23% पर, 23% पर किया जाता है। लेकिन संभव जो है वो लगभग 48%, मतलब 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य संभव है। इसे आप लोग याद रखिएगा। राज्य में खरीफ फसल को कितनी वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया, भदई और
अगहनी। खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? मई जून के समय बोया जाता है, मानसून के आगमन में। मई जून बोल रहे, जून जुलाई में, जून जुलाई। तो ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा आंसर। पहला धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। खरीफ फसल की कटाई तो दुर्गा पूजा के का जो समय है सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य की जाती है? तो ये आपका 23%। सबसे पुराना साधन तालाब है और कुआं से खेती की जाती है, बहुत प्रचलित है। झारखंड में भदई फसल को किस माह में बोया जाता है? तो भदई को भादों में काटा जाता है। भादों मतलब अगस्त सितंबर में इसको कटाई की जाती है और बोया जाता है आपका मई जून के समय, जैसे कि मक्का, तिल। राज्य में अगहनी फसल को किस माह में बोया जाता है? अगहनी फसल को काटा जाता है आपका दिसंबर मतलब अगहन में, और इसको बोया जाता है जून जुलाई में। झारखंड राज्य में जायद फसल को किस माह में बोया जाता है? तो जायद फसल जो है आपका, जब ट्रांजिशन पीरियड होता है आपका खरीफ और रबी का, तो रबी जो है वो ठंडे के समय में ख़त्म हो जाती है और फिर मार्च के बाद जो मार्च और अप्रैल का जो समय है, यहाँ पे जो गर्मी का समय शुरू होता है, तो उसी समय आपका जायद फसलों की बुआई की जाती है। राज्य में जायद फसल की कटाई कब की जाती है? मानसून के आगमन के दौरान, तो जून जुलाई में। राज्य में दलहन एवं तिलहन की सर्वाधिक फसल कहाँ उगाई जाती है? याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल, पलामू जिला। पलामू प्रमंडल में पलामू, लातेहार और आपका गढ़वा, ये 3 जिला है। खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो खरीफ में धान 60% क्षेत्र पर, और सेकंड नंबर पे मक्का। झारखंड में खल्लू कृषि कहते हैं। खल्लू कृषि जो है, राज्य में स्थानांतरण कृषि का नाम है खल्लू कृषि, तो यहाँ पे झारखंड में खल्लू कृषि कहते हैं स्थानांतरण कृषि को। यहाँ पे आंसर गलत है। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है। या पूर्वी सिंहभूम, आप पूर्वी सिंहभूम याद रखिएगा, इसमें दोनों है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार है, तो प्रति व्यक्ति जो जोत का आकार है वो आपका 1.17 हेक्टेयर है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल मक्का है, और पलामू जो है वो मक्का में सबसे आगे है। राज्य में चना जो है वो भी पलामू दलहन और तिलहन के लिए सबसे फेमस है। पलामू, दलहन, तिलहन, चना, गेहूँ, मसूर, मक्का, जौ, अरहर, कुर्थी, पलामू सबसे आगे है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की तीसरी सर्वप्रमुख, तो आपका धान, फिर मक्का और फिर गेहूँ, जो कि पलामू जिला। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की चौथी सर्वप्रमुख फसल, तो धान, मक्का, गेहूँ और फिर गन्ना। गन्ना में हजारीबाग, हजार बाग, आप याद रखिए, बाग को बाघ कर दीजिए, और बाघ को मारने के लिए क्या चाहिए? डंडा चाहिए, तो डंडा जैसा कौन सा फसल दिखता है? गन्ना। राज्य के कुल कृषि का लगभग कितना प्रतिशत भाग अगहनी फसल की खेती की जाती है? तो अगहनी, देखिए, राज्य का जो प्रमुख फसल है वो क्या है आपका? धान और मक्का। और धान मक्का की जो खेती की जाती है ये अगहनी फसल के अंतर्गत आती है। जून जुलाई में बुआई की जाती है किसकी? धान की। तो ये आपका हो जाएगा 70%। और इस तरह से प्लेथोरा ऑफ नॉलेज बुक जो है इस बुक का जो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पोर्शन था ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग उड़ान और मनीष रंजन का भी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक PDF हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा MCQ भी कवर हो जाएगा, और हम लोग
थ्योरी वाला क्लास तो कर ही रहे हैं, थ्योरी वाला सेशन भी आगे कंटिन्यू रहेगा और ये सेशन भी बीच बीच में लाया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ जाइए। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लगते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हो सकता है कुछ डेटा अपडेट किया गया है, लेकिन जहाँ तक हमने कोशिश की है आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश किए हैं हम। फिर भी अगर कुछ गलती रह जाती है तो आप लोग अपने स्तर से भी चेक कर सकते हैं। योजना का क्लास जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग अगर डिसलाइक करिएगा तो उसका एक ना जेन्युइन रीज़न दीजिएगा, ताकि इसको इम्प्रूव कर सके हम लोग। और आपके कमेंट्स जो होते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट जो है वो इतने अच्छे होते हैं कि वीडियो फिर से बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो हालांकि ये मोटिवेशन वगैरह तो नहीं चाहिए मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा एक शौक़ है पढ़ाने का, तो जिसको हम पूरा कर रहे हैं इस माध्यम से। और मेरा सबसे अच्छा बात है कि इसके ज़रिए मेरा टाइम भी पार हो जाता है, और अकेले रहने में समय काटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वीडियोज़ बनाना और पढ़ाना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोग का अगर कुछ जेन्युइन सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, या फिर टेलीग्राम में मुझे पर्सनल मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर थैंक यू। अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।